गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जोगिंदर सिंह शेखावत एक बार फिर से आज की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, आज कुछ मैंने ब्लॉग से बना रखे हैं और बहुत ही कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक होते हैं। सबको पता होता है क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है कंडक्टेंस, प्रतिरोध, चालकत्व, लेकिन एक डिफरेंस हमेशा रहता है कि भाई कैसे अपन फ़र्क कर पाएँ इनके अंदर। फ़र्क इन द सेंस कि भाई अक्सर अपन कंफ्यूज होते हैं सिमिलर टर्म को देख के। यूनिट आ जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को अपन दूर करने वाले हैं। ये बेसिकली सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर डिफरेंस पे आ जाए, मैंने जितना सामने आपके दिख रहा होगा, जैसे कि ओम्स लॉ की बात करें, किस तरह से शो करते हैं, क्या एक्सप्लेन करता है वो देखेंगे, और उसकी अलग अलग प्रारूप कौन से हैं, अलग अलग फॉर्म कौन से हैं किसी ओम के नियम के, उसको देखने वाले हैं। फिर मैंने 4 ब्लॉक्स बना रखे। देखिए आपके पास है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, कंडक्टेंस चालकत्व और कंडक्टिविटी चालकता। इन चारों का क्या मतलब है, आपस में कैसे ये सिमेट्रिकल हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है, इनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अक्सर हर जगह आपको पता है इन शब्द का यूज़ होता रहता है, किसी चालक का, किसी कुचालक का, अर्धचालक का अगर अपन बिहेवियर देखें तो उसमें भी ये सब टर्म कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे आपको कोई बोल दे कोई इंसुलेटर है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, कौन सी प्रॉपर्टी कम होती है, तो अपन जवाब दे पाते हैं ना। एक इंसुलेटर के लिए कंडक्टिविटी लो होता है, चालकता उसकी कम होती है, और रजिस्टिविटी उसका क्या होता है, हाई होता है। तो इस तरह से अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं किसी गुण के आधार। तो इनकी यूनिट क्या है, इनके सिंबल क्या हैं, आपस में रिलेट कैसे करते हैं। अब ओम का नियम ऐसे तो सब जानते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं, लेकिन अक्सर उसकी सीमाएं पूछ ली जाती है। ओम का नियम कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, वो कैसे डिफाइन करें, ये चीज़ अपन सीखेंगे। और कुछ नई बातें, भाई आपस में अगर अपन ओम का नियम बोलें तो V=IR बोल के फ्री हो जाते हैं, नहीं, उसके और कौन कौन से प्रारूप हैं, फील्ड थ्योरी में क्या होते हैं, नेटवर्क थ्योरी में क्या होते हैं। इसका मतलब सिंपल एक नहीं है, अलग अलग तरीके से इसको लिखा जा सकता है, वो कौन कौन से, क्योंकि ऐसा प्रश्न आ सकता है ओम का नियम निम्न में से कौन सा है, इस तरह के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। तो एक जो अपन को पता है उससे एक्स्ट्रा कोई चीज़ अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या होता है ओम्स लॉ, सबसे पहले अपन इसकी बात करें तो अपन ये जानते हैं कि अगर इस नियम को पढ़ना है तो पहले अपने को ये पहला वाला डब्बा पता होना चाहिए, प्रतिरोध क्या होता है। यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। क्या होता है रेजिस्टेंस, बेसिकली किसी पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, इसको देखें अगर अपन। तो सबसे पहली चीज़ अगर अपन देखें, सबसे पहली चीज़ कि अगर हमें रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है तो फिर किस तरह से करना है, मैं लास्ट में समराइज करूंगा इस स्लाइड को, इसलिए सबसे पहले आते हैं अपन यहाँ पे। देखिए सबसे पहला टर्म ले रहे हैं हम प्रतिरोध, दैट इज रेजिस्टेंस। क्या मतलब है, सिंबॉलिक क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, वो सब चीज़ें अपन देखने वाले। अगर सबसे पहले मैं इसके लिए बात करूं, एक प्रतिरोध की गुण की बात करूं, किसे कहते हैं, तो अपन कह सकते हैं किसी भी विद्युतीय परिपथ में, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी पदार्थ का एक गुण प्रतिरोध है। रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का गुण है जो ये बताता है कि उसमें से प्रवाहित की जाने वाली जो धारा है उसके मार्ग में वो कितना विरोध करेगा। इट इज़ द ऑपोजिशन इन द पाथ ऑफ करंट, सिंपली अपन ये कहेंगे। तो अपन कह सकते हैं अगर रेजिस्टेंस डिफाइन करना है तो शॉर्ट अपन जानते हैं, उससे एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने के लिए अपन जो बातें पता है उनको फटाफट से पूरा करते हुए बात करें। क्या कहेंगे, आप कहेंगे किसी, सिंपली किसी विद्युतीय परिपथ में धारा के मार्ग का अवरोध जो है वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। यानी सिंपली अपन कहेंगे तो आप कहेंगे इट इज ऑपोजिशन इन द पाथ ऑफ करंट। ठीक है, अपन दोनों लैंग्वेज में बात करते हैं, जिस भी मीडियम से अपन हो, हमें समझ में आनी चाहिए, मूल गुण पता चल जाना चाहिए, प्रॉपर्टी बताओ। ऑपोजिशन इन द पाथ ऑफ करंट, अगर करंट फ्लो करता है तो हमेशा उसके पाथ में एक रेजिस्टेंस, क्या, जैसे सिंपल पानी का बहाव है, तो अगर पानी के बहाव में कोई ऑब्स्टिकल रखें, बीच बीच में कुछ अगर ऐसी चीज़ें रखें जो उसको रोकते हैं, धक्का देते हैं, जैसे फ्रिक्शन है, तो क्या है, एक अवरोध है। उसी तरह से करंट के पाथ में जो आपका ऑब्स्टिकल है वो कौन है, करंट के पाथ में ऑब्स्टिकल रेजिस्टेंस कहलाता है। अब रेजिस्टेंस को अगर अपने को परिभाषित करना हो तो अलग अलग तरीक़ों से लिखा जा सकता है, लेकिन फिर भी किसी चालक का, किसी मटेरियल का गुण है जो अपने अंदर से करंट जाने देगा या नहीं जाने देगा, उस बात की बात करते हैं। जो प्योर इंसुलेटर होते हैं, आप कह सकते हैं उनका रेजिस्टेंस इतना अधिक होना चाहिए कि उनमें से करंट ना जाए। जैसे एक ओपन सर्किट है, अगर मैं कहूँ एक ओपन सर्किट है, आप कहते हैं ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आप कहते हैं ओपन सर्किट में से करंट नहीं जाती, इसका मतलब अनंत।
और शॉर्ट सर्किट में से करंट फ्लो कर जाता है सीधा, इसका मतलब अपन कहेंगे अगर एक प्योर आइडियल शॉर्ट सर्किट है तो अपन कहेंगे उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। ठीक है, किसी वायर से कर रखा तो उस वायर का जरूर हो सकता है, बट वो भी शॉर्ट सर्किट पाथ की तरह काम करेगा। अब देखिए रेजिस्टेंस को किस किस तरह से क्या किस लिखे जाते हैं, यूनिट की बात करें या फिर सिंबल की बात करें, तो आपको पता है अगर मैं सिंबॉलिक बात करूं, चिन्ह की बात करूं कि रेजिस्टेंस कैसे प्रदर्शित किया, अलग अलग तरीके हैं। नॉर्मली अपन सबसे ज़्यादा जो एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस को इस तरह से दिखाते हैं, चालक का प्रतिरोध। अगर मैं बात करूं इसकी इकाई की बात करूं, इसकी यूनिट की बात करूं, तो इकाई क्या होती है आप जानते हैं, इसे लिखा जाता है किसमें, ओम में, या फिर आप इसे चिन्ह की बात करें तो इस तरीके से। और अगर मैं बात करूं इसके गुण की बात करूं तो आप ये भी कह सकते हैं किस प्रकार का अवयव है, एलिमेंट अवयव का प्रकार कैसा है। अगर मैं इसके टाइप की बात करूं तो आप कहेंगे ये एक तरह का हीट डिसिपेशन एलिमेंट है। किस तरह का अवयव है, हीट, यानी ऊर्जा को क्या करता है, उष्मीय ऊर्जा विसरण प्रकार का क्या है, अवयव है। उष्मीय रूप से हीटिंग के फॉर्म में अपनी एनर्जी को लिबरेट करता है, यानी चालक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटिंग एनर्जी में क्या करता है, रेजिस्टेंस कवर करेगा। संग्रहित नहीं करता है, इसीलिए डिसिपेशन लिखा है, विसरित करता है। संग्रहित करने के आधार पे कौन से होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। अब अगर अपन कहें कि AC DC पर कैसे काम करता था, अगर अपन कहें AC और DC पर इसका बिहेवियर कैसा है, तो सामान्य शब्दों में अगर बोलें तो अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कम है, समझना अच्छे से इसको, अगर मैं कहूँ F की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज से अगर कम है तो आप कहते हैं 50 हर्ट्ज से कम के लिए किसी भी चालक का AC DC परिपथ का प्रतिरोध एक समान होता है, यानी आप कहेंगे R DC हो या R AC हो, बराबर ही होंगे। लेकिन एक गुण आपने पढ़ा होगा जिसे अपन कहते हैं स्किन इफेक्ट, पढ़ा है ना सबने, त्वचिक प्रभाव जो होता है, चालक की सतह पर बहने की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी ऑफ करंट टू फ्लो आउटसाइड द कंडक्टर, उसके आधार पर अगर बोला जाए तो आप कह सकते हैं। लेकिन एक गुण जो है, जो कि है अपना स्किन इफेक्ट, आप कहते हैं एक गुण जिसे अपन नाम देते हैं दैट इज स्किन इफेक्ट, जिसे अपन कहते हैं त्वचिक प्रभाव। इसकी वजह से क्या होगा, स्किन इफेक्ट की वजह से अपन कह सकते हैं कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज़्यादा के लिए बात कर रहे हैं तो हमेशा उसका AC रेजिस्टेंस जो है वो उसकी DC रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा, एक मल्टीप्लायर के तौर पर लगभग मान अगर लिया जाए तो आप कहते हैं ये जो AC रेजिस्टेंस है वो लगभग 1.5 गुना तक लिया जाता है किसका, DC प्रतिरोध। वैसे सामान्य इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम बराबर ही मानते हैं, लेकिन अगर 50 हर्ट्ज से ऊपर की बात करें या कंडक्टर की स्पेसिंग पर बात करें तो फिर अपना ये इफेक्ट आ जाएगा। तो लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, बेसिक सर्किट्स में हम हमेशा कहेंगे इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, लगभग AC DC प्रतिरोध समान लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अपने को एक पता होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस का अपन एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखें तो ये कह सकते थे इस तरह, किसी भी पदार्थ के गुण को बोला है और ये कुछ उसके लिए उसमें बोला। अब अगर बात आती है कि रेजिस्टेंस को किस तरह से डिनोट किया जाता है, रेजिस्टेंस को उन चारों डब्बों से कैसे रिलेट करते हैं, उसको अपन एक्सप्लेन, यानी अपन कहना चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस इन सब से कैसे समानताएं रखता है, कैसे कैसे आता है। तो नॉर्मली अपन इसकी बात करें तो ये क्या है भाई, अगर अपन इसकी बात करें ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ये अपन कहते हैं R। प्रतिरोधकता जो होता है ये किसी पदार्थ का प्रतिरोध के गुण को प्रदर्शित करता है, इसे अपन किससे डिनोट करते हैं, इसे करते हैं ρ से। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं। चालकत्व जो होता है इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे अपन कहते हैं कैपिटल G से। किसी चालक का गुण, धारा ये अवरोध करने का था और ये आराम से बहने दे, किसी पदार्थ का वो गुण जो कितनी आसानी से विद्युत का प्रवाह कर सकता है, चालकता, और उस पदार्थ की उस प्रॉपर्टी को चालकत्व से अपन दिखाते हैं। और चालकता की बात करें जो कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है, इसे अपन कहेंगे रो की तरह रिलेट करते हैं, इसे लिखा जाता है सिग्मा। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, चालकता। इन सब को भी अपने को देखना है, क्या रिजल्ट है, क्या यूनिट है, किस तरह से आपस में संबंध, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन इन चारों का ही होता है, किस किस को कैसे कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, यहाँ तक की बात अपन ने की रेजिस्टेंस। अब अगर मैं कहूँ एक रेजिस्टेंस के लिए ओम का नियम प्रदर्शित कर दें ताकि पूरी बात अपन खत्म कर पाएँ। देखिए, एक रेजिस्टेंस की जब बात आती है तो अपन सबसे पहले यही कहते हैं कि उस पर अपन क्या लगाते हैं, हम उस पर ओम का नियम सत्यापित करते हैं। ओम्स लॉ ये कहता है, लीनियरिटी बताता है, रेखीयता बताता है कि कोई भी अवयव पर आरोपित वोल्टेज और प्रवाहित धारा अगर समानुपाती हैं तो वो नियतांक जो उनका अनुपात है वो हमेशा एक कांस्टेंट जो नियतांक है
वो सभी भौतिक परिस्थितियां नियत रखते हुए सदैव नियत रहेगा। इस चीज़ को वो थोड़ा सा समझाते हैं। किस प्रकार से? आप कहेंगे किसी भी चालक के लिए अगर ओम का नियम प्रदर्शित करना हो तो आप सिंपली ये स्टेटमेंट देते हैं कि भाई ओम के नियम में कि किसी आप कहेंगे सभी भौतिक फिजिकल स्टेट, सभी भौतिक अवस्थाएं नियत रखते हुए किसी चालक के सापेक्ष, किसी चालक में प्रवाहित, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, चालक में प्रवाहित धारा उसके सापेक्ष आरोपित विभवांतर, उसके सापेक्ष आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। क्लियर? समानुपाती होती है। एक तो ये चीज़ है। अब ये जो समानुपाती होती है उस दौरान अपन कहते हैं सभी भौतिक अवस्थाएं नियत हो। फिजिकल स्टेट अगर कांस्टेंट है तो इन भौतिक अवस्थाओं में अपन किसको ले लेते हैं? हम तापमान को ले लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर तापमान नियत है तो पदार्थ का अल्फा नहीं बदलता है, प्रतिरोध ताप गुणांक नहीं बदलता है, प्रतिरोध भी नहीं बदलता है। इस अवस्था पर अगर अपन बोलें तो हमें पता है किसी भी प्रतिरोध के लिए अगर इस चीज़ को परिभाषित करना तो आप यही कहेंगे कि अगर एक चालक का प्रतिरोध जिसे अपन R बोल रहे हैं, इसके सापेक्ष, समझना अच्छे से, इसके सापेक्ष अगर मैंने V विभवांतर लगाया है, समझिएगा कब I और V कब होते हैं? जब V विभवांतर लगाया है तो आप कहेंगे इस प्रतिरोध में से प्रवाहित की जाने वाली जो धारा है वो करंट, ओम का नियम सत्यापित करें, आप कहेंगे ये करंट जो है ये किसके प्रोपोर्शनल होती है? आरोपित विभवांतर के। ये स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग। समानुपात का चिन्ह हटेगा तो आप कहेंगे हमेशा क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा K और V। यहाँ पे K क्या है? आप कहेंगे यहाँ पे K एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक है जो पदार्थ के गुणों पर निर्भर करता है। ये K एक तरह से 1/R होता है। यहाँ पर अपन कहेंगे ये K जो है वो 1/R के बराबर होता है। एक तो ये तरीका होता है ओम्स लॉ को लिखने का। ठीक है? समानुपात है मतलब एक रेखीय गुण है, समानुपाती रूप से वृद्धि करती है, लीनियर स्टेट मिलेगा। इसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका भी होता है। क्या है? मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए दूसरा तरीका ये होता है कि इसी प्रतिरोध पर अगर ऐसे बोला जाता कि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I जब उस रेजिस्टेंस में से प्रवाहित हो रही है तो उसके सिरों पर मिलने वाला विभवांतर, उसके सिरों पर मिलने वाला जो विभव पतन है, वोल्टेज ड्रॉप है, वो उस करंट के समानुपाती होता है। तब भी इसी चीज़ को लिखा जाता कि मिलने वाला विभव पतन यानी V किसके समानुपाती है? उसमें प्रवाहित धारा के। जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा आउटपुट में वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। यहाँ पर ये सोर्स था, ये आउटपुट था। ऐसे अपन ने कहा कि लगाए गए विभवांतर के समानुपाती धारा, यहाँ पे अपन कहते हैं बहने वाली धारा के समानुपाती विभव पतन मिलता है। रेजिस्टेंस की दोनों प्रॉपर्टी है, विभवांतर इनपुट था और विभव पतन आउटपुट ड्रॉप की तरह। अब क्या होगा? फिर से आप कह सकते हैं इस रिलेशन में भी अगर समानुपात को हटाएं तो V इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा जिसे अपन सिंपली R और ये लीजिए I लिख देते हैं। यहाँ पर अपन कह सकते हैं R क्या है? R क्या है? R एक नियतांक है। अगेन R एक क्या है? आप कहेंगे ये कांस्टेंट है जो कि V और I का अनुपात है। आप कहेंगे R जो है तो चालक का प्रतिरोध है जो V/I के अनुपात के रूप में लिखा जाता है। तो इसी को ही अपन एक तरह से ओम के नियम से प्रतिरोध को ज्ञात करने का तरीका बता। एक तो ये अपना मेथड होता है। ओम्स लॉ से अपन किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं विभवांतर और धारा निकाल कर। अब जो मैंने कहा सिमेट्रिकल, ये तो सब जानते हैं, ओम के नियम के प्रारूप सभी जानते हैं। किस किस तरीके से लिखा जा सकता है ओम्स लॉ को, वो अच्छे से समझना आपने। देखिएगा ध्यान से। और वो समझने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, वो समझने के लिए मुझे इन 4 चीज़ों का पता होना चाहिए। किनका? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और इन सब के गुण भी पता होने चाहिए। ठीक है? एक एक करके। R हम देख चुके, हम बात करते हैं अब किसकी? R के समानुपाती रूप से इन बाकी के परिवर्तनों की। देखिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं, एक एक करके शब्द डिफाइन करते हैं। अगर मैं कहूं मुझे परिभाषित करना है किसको? कंडक्टेंस को, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अभी अभी लिख के आया था, दैट इज चालकत्व। ठीक है? कंडक्टेंस क्या है? तो आप कह सकते हैं ये बेसिकली सिंपल अपन कह सकते हैं ये क्या होता है? ये होता है क्या? प्रतिरोध का क्या है? व्युत्क्रम है। सिंपल। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अपन क्या बोलते हैं? अगर मैं इसको परिभाषित करूं यहाँ से तो बताइए क्या लिखेंगे? कंडक्टेंस का सिंबल होता है भाई G। किसके बराबर आ जाएगा? 1/R के। ठीक है? G इक्वल्स टू अगर 1/R है, और अगर मुझे अब यहाँ से कोई पूछे
कि इसकी इकाई बताइए, इसकी यूनिट बताइए, तो कौन कौन सी हो सकती है? एक तो अपन जानते हैं 1/ओम हो गया, तो एक तो अपने पास हो जाएगा भाई ओम इनवर्स, या इसी को ही अपन दूसरे शब्दों में बोलते हैं क्या, इसी को अपन महो भी कहते हैं। और इसका सिंबल की बात करें तो अगर ओम ऐसा था तो ये क्या बन जाएगा भाई, उल्टा बना दीजिए, बस महो आपका ये हो गया। दूसरा अगर यूनिट की बात करें तो कौन सा होता है, ऐसा यूनिट जो अपना है वो होता है सीमेंस। आप कहेंगे सीमेंस, जिसे अपन कैपिटल एस से दिखते हैं, ये इसका क्या है, ये इसकी एसआई यूनिट है, ये इसकी एसआई यूनिट अपन कह सकते हैं। किसकी भाई, कंडक्टेंस की, अपन कह सकते हैं चालकत्व की। किसी पदार्थ का अच्छा चालक होना मतलब उसके कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का मान अधिक होना। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, सिल्वर, अच्छे चालक हैं तो इनका कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी लो होती है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास हो गया जी की वैल्यू। तो अगर जी को रिलेट करूँ तो प्रतिरोध से कर पा रहा हूँ 1/, करके, ठीक है। अब वो ओम के नियम एक साथ लिखूंगा। फिर अगला टर्म जो मैंने कहा वो कौन सा परिभाषित कर सकता हूँ मैं, कंडक्टेंस के बाद आएगा, बोलिए। दूसरा अपने पास क्या था, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, अब है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जिसे अपन कहते हैं क्या, बोलिए, इसे बोला जाता है, देखिए, प्रतिरोधकता। इसी को ही एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसे कहते हैं, इसे कहते हैं स्पेसिफिक, इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, यानी कि इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका क्या सीखा, इसके बारे में देखिए। अपन कहेंगे ये किसी पदार्थ का गुण है, किसी पदार्थ यानी प्रतिरोध का गुण प्रतिरोधकता है कि वो कितना ज़्यादा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होगी, अलग अलग। तो जो चालक होते हैं, कंडक्टर, उनकी होती है कम, और जो अर्धचालक या फिर आप कह सकते हैं जो इंसुलेटर हैं, कुचालक हैं, उनकी इनसे काफ़ी ज़्यादा, ये कहूँगे कुचालकों की सबसे ज़्यादा, इंसुलेटर्स की सबसे ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दें। ये जहाँ पे 10 की घात माइनस में लिखी जाती है वो वहाँ पे आपके 10 टू द पावर प्लस में लिखा जाता है। इस तरह से अपना अंतर कर सकते हैं। अब इसे डिफाइन करें तो ये क्या कहलाता है, इसको प्रदर्शित करते हैं अपन किससे, बोलिए। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल क्या होगा, याद करिए, अभी बताया था मैंने, इसका सिंबल होता है रो। क्या होता है, रो। अब इसकी बात करें तो रेजिस्टेंस जो है, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध कैसे इससे प्रदर्शित किया जाता है समझना। किसी भी चालक को अगर अपन ऐसे दिखाएं, देखिएगा ध्यान से, ये मान लीजिए एक कंडक्टर बनाया मैंने, ठीक है। इस कंडक्टर पर, इस कंडक्टर की लेंथ जो है वो मैंने कह दिया L है, इस कंडक्टर का एरिया मैंने कह दिया A है, और इस पदार्थ की प्रतिरोधकता मैंने कह दी रो है। तो आप कहेंगे अगर इस प्रतिरोध को मैं किसी सर्किट से जोड़ दूँ, किसी बैटरी या वोल्टेज सोर्स से जोड़ दूँ इस तरीके से, तो आप कहेंगे अगर V विभवांतर लगाते हैं, अगर मैं यहाँ पे V विभवांतर या E विभवांतर कुछ भी लिख दीजिए, E विभवांतर लगाते हैं और ये I करंट लेता है, तो आप कहेंगे इसका एक प्रतिरोध क्या होगा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसे बन सकता है कि एक प्रतिरोध है जो एक तरह से एक बैटरी पे आरोपित है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये सूत्र देखिए, इस R को इस I और E से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये अपने को दिखाना। तो आप कहेंगे इस मटेरियल का जो प्रतिरोध है R, वो लिखा जाता है R बराबर रो L अपॉन A, ठीक है। चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और उसकी प्रतिरोधकता के समानुपाती। कितना ज़्यादा प्रतिरोधक है उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब इस फॉर्मूले से भी अपन इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। रो निकालना है ना अपने को, किस में होगा, जैसे ये था ओम और सीमेंस में, अब इसकी बात करनी है रो। अगली स्लाइड पे देखिए, इसी को फोकस करते हैं। हम कहेंगे क्या पढ़ रहे हैं अपन, हमें प्रतिरोधकता रो के बारे में बात करें। तो बताइए रेजिस्टेंस क्या था, आर का फॉर्मूला था, अभी अपन ने लिखा रो L अपॉन A। हमें रो चाहिए तो यहाँ से आ जाएगा, दैट इज रो इक्वल टू आ गया RA/L। अब यूनिट निकालना बड़ा आसान है, बताइए अगर इसकी यूनिट कैलकुलेट करें तो कैसे आ जाएगी, बोलो। हमें चाहिए रो का यूनिट, बोलो। R किस में है, ओम, आपने कह दिया दैट इज़ ओम। एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ किस में है, मीटर में। तो यहाँ से आपके सामने दिख रहा है, ये कैंसिल अगर हो जाए तो आपके पास रो किस में आ गया, बताइए। आप कहेंगे ओम मीटर। ये लीजिए भाई, ये अपना काम हो गया कि वे कल को पूछता है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ओम मीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये हो गया रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध। अगला टर्म जो अपने पास था वो था कंडक्टिविटी, जिसे अपन बोल रहे थे क्या भाई, चालकता, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम वाली बात है। अब ये क्या होता है, तो इसको अपन ऊपर डिफाइन करके लिख सकते हैं।
ये क्या है, ये होता है इसका, आप कहेंगे सिंपली ये प्रतिरोधकता जो है रजिस्टिविटी, उसका क्या कहलाएगा, आप बोलेंगे ये इसका व्युत्क्रम है। ठीक है, इसके जस्ट ऑपोजिट प्रतिरोध कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी, इसका सिंबल होता है भाई जी। इसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, सॉरी सिग्मा से। सिग्मा किसका इन्वर्स होगा, आप कहेंगे 1/ρ के। ये तो आ गया इनका संबंध। अब अगर कोई आपसे यहीं पे पूछ ले इसी तरीके पे कि इसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो ज़रा बताइए इसकी यूनिट अब क्या लिखेंगे। एक यूनिट तो अपने पास क्या आती है, सिंपल ये दिख रहा है 1/, तो आप यहीं से डिफाइन कर सकते हो कि 1/1 ओम मीटर। आप कहेंगे ये हो गया, एक तरह से लिखें तो ओम मीटर और इसका क्या लगा दीजिए इन्वर्स, या तो ऐसे लिखा हो या फिर इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ 1/ओम मीटर है। देखना ध्यान से, 1/ओम मीटर अगर ये है तो ऐसे समझिए कि 1/ओम, ये जो दिख रहा है आपको 1/ओम, इसको क्या लिख सकते हैं, महो। तो अपने पास ये चीज़ किसके बराबर आ गया, आप कहेंगे महो प्रति मीटर। तो अगर आपको डाउट होता है तो फाइनली अपन कह सकते हैं ये जस्ट इस ओम मीटर का उल्टा, दैट इज़ महो पर मीटर। ठीक है, तो दूसरा यूनिट अपन ये भी कह सकते हैं, महो की जगह सीमेंस भी आ सकता है, तो सीमेंस पर मीटर भी अपना इकाई हो जाएगा। ये आ गया किसी पदार्थ की कंडक्टिविटी के ऊपर। अब फाइनली मैं कह सकता हूँ, मैंने जो यहाँ से स्लाइड शुरू किया था उस पर आ सकते हैं, रजिस्टेंस आर यूनिट वाइज जाऊँ तो किस में होता है, आपने कहा ओम में, ये इसके लिए सिंबल। अगर मैं बात करूँ किसकी, रजिस्टिविटी की, तो किस में, आपने कहा ये हो गया ओम मीटर के अंदर। ठीक है, इसके लिए भी आ गया। नाउ कंडक्टेंस की बात करूँ, ये किस में होता है, आपने कहा महो में, या आप कह सकते हैं सीमेंस में। इसके बाद अगर अगले पे जाएं तो ये क्या है, रो, ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा महो प्रति मीटर के अंदर। अब बताइए कवर कर पा रहे हैं अपन, चारों में फ़र्क देख पा रहे हैं। रजिस्टेंस, अगर चारों में फ़र्क देख पा रहे हैं, देखिए ये क्या है रजिस्टेंस, ये है अपना रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, और ये क्या है कंडक्टिविटी। ये अपने पास एक चारों का स्लाइड। मैंने इन चारों को एक्सप्लेन किया आपकी अगली स्लाइड्स में जो भी अपन ने देखी। ठीक है, अब यहाँ से आगे जो अपना हेडिंग था ओम के नियम के डिफरेंट नियम जो हैं किस किस तरह से लिखा जाता है उसको देख लीजिए। अलग अलग कौन से तरीके होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी है, आप कहेंगे ओम डिफरेंट, आपका हेडिंग हो गया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहेंगे ओम का जो नियम है उसके, ओम का जो नियम है उसकी अलग अलग प्रारूप कौन से, अलग अलग ओम के नियम के विभिन्न रूप, अलग अलग रूप कौन से। देखिए एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं बड़ा आसानी से। पहला तो अपन अभी अभी पढ़ के आए थे। देखिए फर्स्ट सबको पता है, आप जानते हैं V = IR, क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं, यही होता है ओम का नियम, हमें पता है अच्छे से। ये अपने पास पहला फॉर्मूला तो है ही। अब बताइए दूसरे फॉर्मूले तक अगर जाएं तो अपन दूसरे प्रारूप में अगर लिखें तो बताइए मुझे, दूसरा लिखने के लिए अपन ये कह सकते हैं ना कि R जो होता है वो किसके बराबर होता है, बोलिए, अभी पढ़ चुके हैं। R बराबर किसके होगा, 1/G या G = 1/R, जैसा भी आप चाहें। R किसके बराबर है, 1/ कंडक्टेंस के। तो अगर इस मान को यहाँ रख दूँ तो आप ये कहेंगे, अगर इस मान को इस यहाँ पे रख दें, इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, V = I और R की जगह लिखा मैंने 1/G। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है, I = G × V। क्या आता है, I = G × V। और ये लीजिए अपना है दूसरा। तो कल को आपको बोल दे ओम का नियम, आप ढूंढने लग रहे हैं इसको, कल को ये भी दे रखा तो ये भी सही है। क्लियर है कि नहीं है। धारा वोल्टेज के समानुपाती, समानुपात का नियतांक हटाए तो क्या आएगा, चालक का चालकत्व। यहाँ पर V समानुपाती I, समानुपात हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक नियतांक, वो है चालक का प्रतिरोध। ठीक है, तो ये दो प्रारूप तो बड़े आसानी से अपन लिख देते हैं। अब तीसरा जो प्रारूप है वो आता है थोड़ा सा हट के, कैसे, करंट डेंसिटी, वो उनके फॉर्म में आ जाएगा। ये अपन अभी अपन जो पढ़ रहे थे ना कि भाई रो और सिग्मा, इनको कैसे अपन संबंधित करें, विद्युत क्षेत्र और आप जो इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है स्थिर वैद्युतिकी, उनको रिलेट करते हुए तीसरा प्रारूप भी बन जाता है। अब वो क्या है उसको भी देख लीजिए। थर्ड फॉर्म को अगर अपन स्टडी करें, थर्ड फॉर्म को अगर स्टडी करें तो किस तरह से होगा वो देखिएगा। थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आपने पढ़ा होगा एक टर्म जिसमें अपन बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी।
जिसे अपन कहते हैं सिंपली धारा घनत्व। तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्म है उसे अपन जानते हैं किससे लिखी जाती है, जे से। किसके बराबर होता है, धारा बटा क्षेत्रफल I/A, यही होता है करंट अपॉन, आप कहेंगे करंट अपॉन एरिया, क्षेत्रफल। क्या यूनिट हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। मैं इसी फॉर्मूले से लेके आ रहा हूँ इसमें भी। अब बताइए अगर आप इस I की वैल्यू पूछें, एक तो ये अपने पास है, आप ये पहले से जानते हैं, कि करंट जो है वो किसके बराबर होता है, V/R के। ये फार्मूला हमें पता है। अगर इसको मैं इसमें रख दूं तो बताइए J किसके बराबर आ जाएगा, I की जगह क्या आया, V/R डिवाइडेड बाई A। ठीक है, तो ये चीज़ निकल के हो गई V/RA। अब ये बताइए ये जो चालक का प्रतिरोध है ये भी अपन जानते हैं, आप कहेंगे क्योंकि R किसके बराबर होता है, आप जानते हैं ρL/A, यही होता है प्रतिरोधक के फॉर्म में। या फिर इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं L/σA, जैसा भी आप चाहें, दोनों ही रूप हैं। अगर मैं इसको इस समीकरण में पुट करूं, किसमें, J वाले में, तो आप कहेंगे अतः J किसके बराबर आया, V तो ऊपर पहले से था ही, R की जगह लिखा मैंने क्या, ρL/A, और इसे मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे कर रखा है, ये A से। बताइए ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, V/ρL। तो अपने पास एक जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या निकल के आया, आप कहेंगे J बराबर, देखिए पीछे, J बराबर V/ρL, यही है ना, J बराबर आया V/ρL। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/ρ तो है ही, इसे लिख दिया मैंने V/L। जरा याद करिए ये किस में होता है, वोल्ट, विद्युत क्षेत्र का विभव, और ये क्या है, मीटर। वोल्ट पर मीटर किसकी इकाई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन उसको भी तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप कहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, जिसे अपन कह सकते हैं सिंपली विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ये प्रश्न आजकल खूब पूछा जाता है, वो कैसे लिखी जाती है, वो होता है E=V/D। याद करिए, नॉर्मली D लेंथ है तो आप ऐसे लिख देते हैं, वो होता है E=V/L। क्या यूनिट हो गया बताइए, वोल्ट प्रति मीटर। आप पहचान जाओगे। तो क्या हम यहाँ E लिख दें, तो बताइए ये रिलेशन आपके पास आ गया क्या, J बराबर, ये क्या बन गया, E/ρ। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो ये रिजल्ट आया है मेरे पास, मैं इससे दोनों प्रारूप ओम के नियम के बना सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा भाई, ओम के नियम के दोनों प्रारूप यहाँ से बना सकता हूँ, चेक करिए। एक मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो E बराबर ρ × J। ध्यान से देखिए, एक तो ये बनता है, और एक इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/ρ क्या होता है बताइए, 1/ρ होता है सिग्मा। तो 1/ρ को सिग्मा लिख दूँ तो दूसरा आ जाएगा J =σE। ये लीजिए दूसरा। तो आपने ये जरूर देखे होंगे दोनों, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओम के नियम को। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ओम्स लॉ केवल V/IR तक ही सीमित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ओम का नियम इन प्रारूप में भी लिखा जा सकता है। आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले थे कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन चारों को संबंधित करके हम किस किस तरह से ओम का नियम लिख सकते हैं। तो अगर मैं पहली स्लाइड पे जाऊं, वापस से देखिएगा, फर्स्ट स्लाइड पे जाऊं तो मैं मेरी इस चीज़ की पूर्ति कर पाया हूँ कि नहीं, चेक कर लें। इसको मैं इन चारों के बिहाफ पे लिखना चाहता था, यही था अपना टारगेट। इस टारगेट पे अपन कहाँ तक पहुँचे वो चेक करिए, देखिएगा हम क्या यहाँ तक पहुँच पाए कि नहीं, ये चेक करते हैं इस स्लाइड पे। बोलो भाई, सब कुछ अगर पता हो तो यहाँ पर ओम का नियम कैसे लिखा जाता है, बताइए फटाफट मुझे, कैसे लिखा जाता है बोलिए। यहाँ पे आएगा V = IR, V = IR, यही है ना अपना ओम का नियम। चलिए रजिस्टिविटी पे अगर मैं पूछूं, अभी भी पढ़ के हैं, तो कैसे लिखा जाता है बोलिए रजिस्टिविटी पर। चलो इसको एक बार छोड़ो, इसकी बात करें, बोलिए इसको कैसे लिखेंगे। R की जगह 1/G इधर शिफ्ट करें तो I, ये होता है I = VG। ये है कि नहीं है दूसरा नियम, ठीक है। नाउ थर्ड, ओम मीटर और इनमें अभी पढ़ा, तो ये क्या था बताइए, ये था J =σE। अभी भी पढ़ के हैं, और सिग्मा को अगर इधर मूव कर दो तो ये क्या बन जाएगा, E = क्या था, ρ, और ये लीजिए J, ये E = ρJ। चेक कर लीजिए फटाफट से, यही पढ़े अपन ने, E = ρJ। लास्ट देखिए, E = ρJ, J = σE, और बताइए पीछे ये रहा I = GV, V = IR।
तो इस तरह से अपन कह सकते हैं जितना अभी अपन देख रहे थे वो सारी बातें अपन इस स्लाइड पे कवर कर पाए। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं ये सारी चीज़ें हम यहाँ रिलेट कर पा रहे हैं। एक और बात अपन लास्ट में कलेक्टिवली बोल दें, ओम का नियम कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है। तो ओम्स लॉ उन सभी सर्किट में लागू किया जाता है जहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण हो, थ्रू इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के सर्कुलेशन की वजह से हो, ना कि आयनों की वजह से। अगर कोई किसी सर्किट में करंट आयन की वजह से बह रहा है, आयनी करंट से अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो हमेशा अपन कहेंगे वहाँ पर लागू नहीं होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो जितने भी विद्युत अपघट्य हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन धनायन, सल्फेट ऋणायन, यानी आयंस जमा होते हैं, फिर विद्युत धारा का प्रवाह दिखता है। वो आयनीकरण की वजह से। एक आप फ्लोरेसेंट ट्यूब ले लीजिए, ट्यूबलाइट सर्किट की बात करें, नियॉन साइन लैंप की बात, इनमें क्या होता है, इनमें होता है गैस डिस्चार्ज। एक गैस का आयनीकरण होने पर उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स ले लीजिए, निर्वात नलिका, इनमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों डोमिनेटिंग है। इसका मतलब केवल विद्युत धारा का प्रवाह नहीं। तो उन सभी सर्किट में जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, उनके अंदर अपन क्या करेंगे, ओम का नियम लागू कर सकते हैं, अन्यथा ये नहीं लगेगा, क्योंकि फिर वो क्या नहीं रहेगा, वो लीनियर पैरामीटर वाली कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर कह सकते हैं। आज की क्लास में अपन ने क्या सीखा, बहुत बेसिक्स, ओम्स लॉ सभी को पता होता है, उसके चारों बेसिक प्रारूप और वो किस किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, इसको अपन कवर कर पाए। देख लीजिएगा, ये थी आपने आज की क्लास। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।